See, today we'll be discussing about dispute resolution mechanism. Why this particular topic is in news, ये हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. And dispute resolution mechanism is something that has gained a lot of attention and importance in recent times. और इसको एक काफ़ी अच्छा तरीका माना जाता है कुछ disputes को resolve करने के लिए. तो क्या किस तरीके के डिस्प्यूट्स जो हैं डीआरसी के पास जाता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के पास जाती हैं, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और इसका क्या रिसेंट कॉन्टेक्स्ट है. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर एडू लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. सो एज यू नो, दिस इज मी, आई एम नजरुल इस्लाम. आई हैव बीन टीचिंग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस फॉर मोर देन 3 years नाउ. और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस से जुड़ा हुआ जो करंट अफेयर्स है उसको बनाने की कोशिश करता हूँ. और मेरी एजुकेशन जो है जामिया मिलिया इस्लामिया से हुई है न्यू दिल्ली में. फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन एज वेल एज एक्स, दैट इज़ ट्विटर फॉर्मरली. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि 2023 के जो मानसून सेशन हुआ था, मानसून सेशन में एक नया बिल पास किया गया था जिसका नाम है मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023. ये मानसून सेशन में पास कर दिया गया था और सितंबर में जाके प्रेसिडेंट का यहाँ पर क्या मिला, आपको एसेंट मिला, प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर मिला. जब प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलता है उसके बाद एक लॉ क्या होता है आपका गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश होता है, गैजेट ऑफ इंडिया. तो जब वहाँ पर पब्लिश हो जाता है तब ये कानून बन जाता है. ठीक है, तो अभी प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर मिल चुका है. तो ये एक्ट क्या होता है, मीडिएशन एक्ट. मीडिएशन मतलब कि किसी भी तरीके की अगर झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरीके की डिस्प्यूट है, उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जो आपका बिना कोर्ट जाए अगर उसको सॉल्व किया जा रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए जो बीच में जो व्यक्ति फैसिलिटेशन कर रहा है उनको हम लोग मीडिएटर बोलते हैं, फैसिलिटेशन. ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडिएटर बोलते हैं. तो इस मीडिएटर का काफ़ी अहम भूमिका होता है कि ऑलरेडी हमारे कोर्ट के सामने 3 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं. ऐसे में हर छोटी बड़ी केसेस अगर कोर्ट के पास जाने लगे तो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. तो ताकि कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े और कोर्ट के पास जाने की जो प्रक्रिया है वो अगर हमारा लास्ट रिसोर्ट बन जाए तो उससे क्या होगा कि जो बर्डन है हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर वो कम हो सकता है. तो इसी मकसद से मीडिएशन एक्ट लाया गया था और उसका कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है जिसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. ठीक है, की हाइलाइट्स क्या है, मीडिएशन एग्रीमेंट होता है. इस एक्ट के तहत जितने भी मीडिएशन एग्रीमेंट होगा, मतलब जितने भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की जो आपका एग्रीमेंट होगा, जो रिजॉल्व करने की जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, इट हैज़ टू बी इन राइटिंग. ये आप खाली वर्बल प्रोमिसेस के साथ नहीं होगा, क्योंकि अगर हमने बोल दिया चलिए मैं और मिस्टर वाई जो है हम दोनों झगड़ा नहीं करेंगे और इस पे हमारी एक समझौता हो गया है और वहाँ पर कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है जिसका हम लोग प्रूफ के तौर पे मांग सकते हैं, तो ऐसे में क्या हो सकता है, वो जो प्रोमिस हैं वो प्रोमिस कभी भी क्या हो सकता है, वायलेट हो सकता है ना. तो रिटन डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है. ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है कि कोई भी डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व किया जा रहा है मीडिएशन के थ्रू तो वो राइटिंग में होना चाहिए. और ये बताते हैं कि जितने भी सारे डिस्प्यूट्स हैं, ऑल डिस्प्यूट्स बिटवीन द पार्टीज इन्वॉल्व वुड बी रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन. ठीक है, तो प्री लिटिगेशन क्या होता है, प्री लिटिगेशन की जब केसेस आप फाइल करते हैं कोर्ट के सामने, उसके पहले की जो स्टेज है उसको हम लोग प्री लिटिगेशन बोलते हैं. लिटिगेशन क्या होता है, जब आप फॉर्मली दर्ज कर देते हैं अपना कंप्लेंट. सो द एक्ट अलाउज पार्टीज टू ए डिस्प्यूट टू वॉलंटरली एंड म्यूचुअली रेफर देयर डिसएग्रीमेंट टू ए मीडिएशन. कि अगर मान लीजिए एक्स है और वाई है, 2 इंडिविजुअल हैं, 2 कंपनी हो सकते हैं, 2 पर्सन भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट हो उसको रिजॉल्व करने के लिए दोनों वॉलंटरीली सामने आ सकते हैं, बोलते हैं कि चलिए हम लोग मीडिएशन का रास्ता अपनाना चाहते हैं. उसमें कॉस्ट भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है और क्या होता है कि आपका उसमें हेडेक भी कम होता है. हेडेक एज इन जब आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, उसके अलग अलग डेट्स को अटेंड करना पड़ेगा आपको कोर्ट के सामने, तो उससे क्या होता है, ये थोड़ा सा आर्डुअस प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है. इसीलिए अगर ये दोनों पार्टी चाहते हैं कि म्यूचुअली हम लोग मीडिएशन के थ्रू इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, दे कैन गो देयर एंड बिफोर
mediation before bringing a claim or starting legal procedure. ठीक है. The act will also mandate that courts and pertinent institution maintain a panel of mediators in order to expedite this process. मतलब कि ये जो mediation कौन करेगा? mediation कोई भी नहीं कर सकते. आप मान लीजिए कोई दो स्टूडेंट के बीच में झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टीचर रिजॉल्व करेंगे. लेकिन जब ये केस बड़े लेवल पे हो जाता है, दो कंपनी के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो वैसे में आप जो है एक लॉयर को अपॉइंट करते, आप खुद ही लॉयर का हायर कर रहे हैं. ठीक है, कोई एक पार्टी लॉयर का हायर कर रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि जो मीडिएशन होगा किसी एक पार्टी के प्रति क्या होगा, बायस होगा. तो ऐसा ना हो, जो मीडिएटर होगा वो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होना चाहिए और कोर्ट के पास क्या होना चाहिए, एक पैनल होना चाहिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल होना चाहिए जो मीडिएटर के तौर पे काम करे और किसी भी तरीके के जो डिस्प्यूट्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ठीक है, विदाउट एनी बायसनेस टू एनी ऑफ द पार्टीज. तो एक्सेप्शन भी है इसमें. क्या है? It includes a list of topics that it is not permissible to refer to mediation in accordance with. कुछ टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, मीडिएशन के पास नहीं जा सकते हैं. इसमें क्या हो सकता है, क्रिमिनल एक्ट, अगर मान लीजिए कहीं पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गया है, वैसे में आप इसको मीडिएशन के पास नहीं जाएंगे. मान लीजिए किसी का मर्डर हो गया है, किसी वुमेन के साथ हीनस क्राइम हो गया है, ऐसे में आप मीडिएशन के पास नहीं जाएंगे. ठीक है, अगर क्रिमिनल नेचर के एक्टिविटीज़ हैं तो इट कैन नॉट गो टू दी मीडिएशन. ओके. लीगल एक्शंस टेकन इन रेस्पॉन्स टू ए रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स रॉन्ग डूइंग. अगर कोई प्रोफेशनल है, कोई आप मान लीजिए कि मीडिएटर है और उसने किसी तरीके की रॉन्ग डूइंग, किसी तरीके की अनड्यू इन्फ्लुएंस में आके कोई बायस्ड ओपिनियन दे दिया है और उसको चैलेंज करने के लिए कंप्लेन किया जा रहा है, उस कंप्लेन को आप दोबारा मीडिएशन के पास नहीं ले जा सकते हैं. और अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आप क्या करते हैं, हर साल आपको क्या करना पड़ता है, ITR फाइल करना होता है. ठीक है, ITR फाइल करना होता है. तो ITR इनकम टैक्स रिटर्न जो है, आप जब इसको फाइल करते हैं उसका असेसमेंट कितना होता है. आप मान लीजिए कि कैलकुलेशन करने के बाद ये पता चला है कि आपको 1 लाख रुपीज़ आपको क्या करना है, टैक्स के तौर पे देना है, और आपने क्या किया है, 50,000 रुपीज़ टैक्स पे दिया और 10,000 रुपीज़ किसी ऑफिसर को दे दिया. तो यहाँ पर क्या हो गया कि करप्शन इन्वॉल्व है. तो इस तरीके की अगर है कोई डिसएग्रीमेंट्स हो रहा है इन्वॉल्विंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और रिफंड, तो ऐसे में इस तरीके की केस मीडिएशन के पास नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, आपका कोर्ट के पास जाएगा. ठीक है. टाइम लिमिट क्या हो सकता है इस एक्ट के तहत, जो मीडिएशन एक्ट है 2023 का, इसके तहत 120 दिन के अंदर, मतलब कि 4 मंथ्स के अंदर आपको जो है मीडिएशन प्रक्रिया जो है ये कंप्लीट करना चाहिए. और अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आपको एक एक्सटेंशन मिलेगा, विच इज़ मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन मिलेगा, 2 मंथ्स मोर. मतलब कि इन टोटल आपका अपर लिमिट क्या है, 6 महीने के अंदर बाय हुक और क्रूक यू विल हैव टू कंक्लूड द मीडिएशन प्रोसेस. ठीक है, अगर उससे ज़्यादा लग रहा है देन इट विल गो टू द कोर्ट्स. एग्रीमेंट फॉर मीडिएशन सेटलमेंट, अगर कोई मीडिएशन हो चुका है, किसी भी तरीके की जो आपका डिफरेंसेस है उसको सक्सेसफुली रिजॉल्व कर दिया गया है, with regard to all or some of the problems reference, the parties must reduce the conditions of settlement to a writing document. तो ये हम लोग पहले भी देखा कि जो भी आपका एग्रीमेंट हुआ है, जो भी आपके whatever the agreement you have reached to, it has to be reduced into writing format. आप जब राइटिंग में लिखेंगे तभी क्या होगा, उसका एक वैलिड फॉर्मेट होगा. आप क्या होता है, आप लोग जब स्कूल में थे आपको पता होगा कि जब आप कोई एक बेंच में आप रोज़ बैठते हैं, अचानक से कोई आपका फ्रेंड आके वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो आप जाके वहाँ पर बोलते हैं कि इट इज़ माई सीट, तो आपके दोस्त क्या बोलते हैं, यहाँ पर किसी का नाम लिखा है क्या. मतलब लिखित रूप में होना क्या होता है, ये एक आपको क्रेडिबिलिटी देता है एंड इट जस्ट गिव्स यू एज विथ योर डिमांड. जो भी आपका क्लेम है उस पर एक क्या देता है, जिसको तवज्जो मिलती है. तो दोनों पार्टी को जो भी एग्रीमेंट आप रीच करते हैं दैट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड इनटू राइटिंग फॉर्मेट. ओके. उसके अलावा क्या हो सकता है, वंस ऑथेंटिकेटेड an unchallenged mediated settled agreement may be enforced in accordance with the provisions of the CRPC, Code of Civil Procedure 1908, in the same manner as if it were a judgment or a decree passed by a court. अगर कोई भी mediation settlement agreement साइन हो गया है, उसका जो वैलिडिटी है वो कैसा होगा,
अगर कोई भी कोर्ट का जजमेंट होगा उसी लेवल की इसका वैलिडिटी होगा। ठीक है, जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसके तहत आपका जो मीडिएशन एग्रीमेंट है, जो मीडिएशन वर्डिक्ट जो आएगा वो पूरा वैलिड रहेगा, जस्ट लाइक एनी ऑफ द वर्डिक्ट गिवन बाय ए कोर्ट। ठीक है, अगर कोई मीडिएशन किसी ने चैलेंज नहीं किया, किसी ने उसको क्वेश्चन नहीं किया और दोनों तरफ के पार्टी वहाँ पर एग्रीड है, दे आर सेटिस्फाइड, तो वैसे में वो एग्रीमेंट जो है आपका कोर्ट के जजमेंट की तरह वैलिड होगा। चैलेंजिंग द मीडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, अगर आप मान लीजिए कोई एग्रीमेंट आपने साइन कर दिया, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं देयर आर सम लूप होल्स, ठीक है, और मैं इसको चैलेंज करना चाहता हूँ। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं, इट मे बी चैलेंज्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, करप्शन, impersonation and where the mediation was impermissible under the act। 4 ऐसा ग्राउंड है जिसके तहत आप इस मीडिएशन जो आपका वर्डिक्ट है इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इस वर्डिक्ट को पहुंचने में देयर वाज अ फ्रॉड, या फिर करप्शन इन्वॉल्व है, पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है, या फिर इम्पर्सोनेशन, मतलब कि 2 व्यक्ति है, ए और बी है, ठीक है, ए वहाँ पर मौजूद था, बी था ही नहीं, सी जो है यहाँ पर आके बी का रोल प्ले किया है विदाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ बी। तो जो है इम्पर्सोनेशन, दूसरे की जो आइडेंटिटी को आप वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं विदाउट द कंसेंट ऑफ हिम और हर, तो ऐसे में आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। और फाइनली क्या हो सकता है, कोई ऐसा एक टॉपिक है जिस पे आप मेडिएशन कर रहे हैं जो एक्ट के तहत अलाउड है ही नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो वैसे में यू कैन चैलेंज द एग्रीमेंट, चैलेंज द सेटलमेंट एग्रीमेंट। ओके, तो ये एक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की बात करते हैं उसके तहत जो मेडिएशन एक्ट आया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए? ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो लेजिस्लेशन जो है ये टाइम लिमिट सेट करता है, आपको 6 मंथ दे देता है। मतलब कि अगर आप मेडिएशन के पास जाते हैं, यू आर श्योर कि 6 महीने के अंदर आपको एक वर्डिक्ट मिलेगा। ठीक है, आपको एक क्या मिलेगा, जजमेंट के तौर पे मिलेगा। वर्डिक्ट में इस्तेमाल कर रहे हो, इट इज़ कॉल्ड सेटलमेंट एग्रीमेंट। ठीक है, मेडिएटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट कहा जाता है। उसके लिए मैं एक काफ़ी सिंपल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसको बोलते हैं वर्डिक्ट। तो इसमें आपको सबसे बड़ी एडवांटेज है, यू आर गेटिंग अ टाइम लिमिट फॉर द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, इट रिक्वायर्स कॉन्फिडेंशियलिटी, रिक्वायर्स इंडियन कोर्ट्स टू रिफर पार्टीज टू मेडिएशन और आर्बिट्रेशन, offers a default mechanism for the appointment of mediator or arbitrator and specifies the process for ending their appointment। तो जो मीडिएटर्स हैं उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, और जो कोर्ट हैं, कोर्ट टाइम टू टाइम आर्बिट्रेशन के पास केसेस को भेज सकते हैं, और ये जो भी आर्बिट्रेशन होगा, जो मीडिएशन होगा, ये काफ़ी सीक्रेट मैनर में होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी सैंक्टिटी बनाए रखेगी, और ओवरऑल जो है ये आपको क्या करेगा, एक कोर्ट के बाहर भी एक काफ़ी लेजिट, काफ़ी ऑथेंटिक और काफ़ी रिलायबल मोड ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी बात क्या है, ये तो हो गया आपका टाइम और एफिशिएंसी की बात हो रही है। कॉन्फिडेंशियली इट इज़ एंटिसिपेटेड दैट दिस रेस्ट्रिक्शन विल लीजन द नंबर ऑफ फ्रीवलस क्लेम्स दैट आर फाइल्ड विद द इंडियन कोर्ट्स। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपने पता 2015 में एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के पास गया और जाके उन्होंने केस दर्ज किया कि हमारा जो हिंदुस्तान की जो इतिहास है ये 5000 साल पुराना है और इसको पहले भारत बोला जाता था, और तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो नाम हो वो क्या हो, इंडिया से भारत लिखा जाए हर जगह पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस तरह की जो फ्रीवलस, इस तरह की जो नॉन सीरियस केसेस हमारे पास मत लेके आइए, वी हैव ऑलरेडी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सीरियस केसेस टू डील। सो ऐसे में क्या होता है कि अगर मेडिएशन प्रोसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं तो जो नॉन सीरियस केसेस है वो कोर्ट तक नहीं जाएगा। ठीक है, फ्रीवलस केसेस जो एकदम मतलब बेबुनियादी जो केसेस हैं वो कोर्ट तक जाने से बचेगा, और कोर्ट का जो वैल्यूएबल टाइम है वो भी वेस्टेज नहीं होगा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट हो सकता है इस एक्ट का। मेडिएशंस एनोनिमिटी may also lessen the possibility of the parties relationship deteriorating as a result of a publicly fought conflict। जो मीडिएशन होता है, मीडिएशन हमेशा बहुत ही कम लोगों को पता होता है कहाँ पर मीडिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप मान लीजिए एक कंपनी है वेदांता, लेट्स जस्ट टेक फॉर एन एग्जांपल कि वेदांता के अगेंस्ट में अगर कोई लॉ सूट फाइल करता है, कोई एक वो है आपका एनवायरमेंटल ग्रुप है जो वेदांता के खिलाफ आप मान लीजिए केस कर दिया,
और ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइट हो रहा है। तो ऐसे में ये केस जितना लंबा चलेगा, वेदांता की जो आपका रेपुटेशन है वो इंटरनेशनली नेशनली क्या होगा, वो टार्निश्ड होगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है, उनके बिजनेस के ऊपर क्या हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा वो नेशनल न्यूज़ बन ही जाता है। ऐसे में अगर इस तरह की केसेस मीडिएशन के पास जाएगा, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत वहाँ पर कोई लाइमलाइट नहीं होता, कोई पब्लिसिटी नहीं होता। इससे क्या होगा कि जो आपका रेपुटेशन डैमेज या फिर जो आपका जो बिजनेस में जो गिरावट आने की जो संभावनाएं होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रलिटी। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, a mediator who has been appointed to the mediation must always be impartial and possess unwavering knowledge। तो ये तो तय है कि जब भी आपको कोई मीडिएशन की प्रोसेस शुरू किया जा रहा है, वहाँ पर जो मीडिएटर होगा वो न्यूट्रल होना पड़ेगा। न्यूट्रल होगा तभी तो एक अनबायस्ड ओपिनियन, अनबायस्ड जो है एक सेटलमेंट एग्रीमेंट के साथ आएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है। एक्सपर्टाइज, एफिशिएंसी एंड बैलेंस और आर प्रायोरिटाइज्ड बाय दीज रेगुलेशंस। ये जो एक्ट है, मीडिएशन एक्ट, इसके तहत बोलते हैं कि जो मीडिएटर होगा उनका पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। आप मान लीजिए कोई एक लॉयर है, वो क्रिमिनल लॉयर है, ठीक है, कोई एक क्रिमिनल लॉयर है, लेकिन आपने उसको मीडिएटर के तौर पे अपॉइंट किया है एनजीटी के केस में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मतलब वो हैं डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एनजीटी। तो मान लीजिए कि कोई एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ केसेस को आप केसेस में उनको मीडिएटर बना दिया। डू यू रियली थिंक दिस पर्सन इज कैपेबल एनफ इन रिजॉल्विंग दैट डिस्प्यूट? नो। तो ऐसे में कौन हो सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च एक्टिविटीज़ किया हो एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, जो एनवायरमेंटल लॉयर हो या फिर एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हो, तो एक्सपर्टाइज होना ज़रूरी है। दूसरा बात क्या है कि सिर्फ उनके पास डिग्री है ये काफ़ी नहीं है। वेदर दैट पर्सन, वेदर ही और शी हैज़ proven himself or herself as an efficient person professionally, तभी आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गया। द गोल इज टू एस्टैब्लिश ए फेयर एनवायरनमेंट दैट एनकरेजेस द पार्टीज टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर बिजनेस रिलेशंस एंड लेस ऑन देयर लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे ये मीडिएशन एक्ट के थ्रू हमें पता चलती हैं, ठीक है। तो मीडिएशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो मीडिएशन एक्ट 2023 लाया गया है उसमें कुछ नई चीज़ें हैं। जो टाइम पीरियड ही आपको याद रखना पड़ेगा, ये किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, इवन कि यूपीएससी में भी आपको पूछा जा सकता है कि जो मीडिएशन प्रोसेस है अंडर द मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023, इट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन 12 months, विद इन 8 months, विद इन 16 months, विद इन 6 months। तो इस तरीके से आपको मंथ्स तो नहीं देगा, नंबर ऑफ डेज दे देगा, ठीक है। 120 प्लस अगर 60 है तो कितना हो जाता है, 180 डेज हो जाता है। तो आपको वहाँ पर 200 डेज हो जाएगा, किसी स्टेटमेंट में डाल देगा। सो यू नीड टू नो दिस टाइप ऑफ फैक्ट्स, दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी बी ऑन योर टिप ऑफ टंग। लेकिन मीडिएशन की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकता है। क्या क्या हो सकता है? देयर आर क्वेश्चंस रिगार्डिंग वेदर मीडिएशन दैट इज अंडरटेकिंग आउट ऑफ ऑब्लिगेशन rather than a genuine desire to reach an agreeable conclusion will be successful। अब मान लीजिए कि कोई एक केस है, कोई एक ऐसा डिस्प्यूट सामने आया है, उसको आपको क्या करना है, ऑब्लिगेशन की आपको बस करना ही है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, बहुत सारे केसेस में आप देखते होंगे कि कुछ केस जॉब ऐसा होता है, सम जॉब यू एन्जॉय, सम जॉब यू डू। तो एन्जॉय जो जॉब आप एन्जॉय करते हो वहाँ पर जो आपकी जो एफिशिएंसी है वो दिखता है, लेकिन जहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा, आप रोज़ उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि जहाँ पर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ पर आपका एक्सपर्टाइज नहीं है, वैसे में अगर आपको अपॉइंट कर दिया जाए तो आपकी जो एफिशिएंसी है वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कोई मीडिएशन आप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज यू नीड टू डू इट, तो ऐसे में क्या वो सक्सेसफुल होगा, ये एक कंसर्न है, ठीक है। बाद में क्या अगर सक्सेसफुल नहीं होता है या फिर वहाँ पर जेन्युइन डिज़ायर नहीं है एक मीडिएटर का, क्या होगा? सो इन द लेटर केस दिस कैन गिव ए स्टबर्न डिफेंडेंट द एबिलिटी टू पोस्टपोन ए वैलिड क्लेम। तो अगर जेन्युइन डिज़ायर नहीं है तो इस तरीके की जो डिस्प्यूट जो रिजॉल्व किया जा सकता था विद इन ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसको इनडेफिनेटली आप क्या करेंगे, पोस्टपोन करते जाएंगे, पोस्टपोन करते जाएंगे। उसमें जो है आपका टाइम भी वेस्टेज होगा और पॉसिबली ये आपको एक सक्सेसफुल सेटलमेंट पे नहीं लेके जाएगा। तो इससे क्या हम लोग आगे क्या कर सकते हैं? जो इंडिया के जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें सेट करना है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है कि वी आर देयर फॉर यू इफ़ देयर इज़ एनी
inconvenience faced by you or your business, you can rely on us. In commercial disputes, courts must no longer be the go-to forum for resolving disputes. अगर किसी भी तरीके की disputes हैं जहाँ पर जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आप सीधा कोर्ट में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. आप कोशिश करें कि सीधा आपको कोर्ट में जाना ना पड़े. पार्टीज को एक्सपेक्ट किया जाता है कि दे शुड सेटल देयर कॉन्फ्लिक्ट एमिकेबली थ्रू बिजनेस आर्बिट्रेशन और मीडिएशन. ठीक है. दूसरा बात क्या है, कोर्ट का जो दरवाजा हमेशा आपके लिए खुला रहेगा ही. दिस एक्सेस शुड ओनली बी यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट. तो अगर किसी भी तरीके की डिस्प्यूट है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, वैसे केस में अगर आप कोर्ट के पास जाना भी चाहते हैं, जस्ट मेक श्योर कि दिस इज योर लास्ट रिसोर्ट. ठीक है. ये आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. और पूरे दुनिया भर में इंडिया एक आर्बिट्रेशन का केंद्र बन सकता है. आर्बिट्रेशन मतलब कि जो डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का एक क्या बन सकते हैं, ये हब बन सकता है. बहुत सारे आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी इंडिया में हैं जो क्या करते हैं, विच ऑफर मीडिएशन सर्विसेज दैट आर कंपेरेबल टू इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस. बहुत अच्छे स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस को मेंटेन करते हुए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसको मद्देनजर रखते हुए जो आर्बिट्रेशन प्रोसेस है इसको कैरी आउट किया जा रहा है. इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे मीडिएशन इंस्टीट्यूशंस हैं. तो हमें क्या करना चाहिए कि जो मीडिएशन की जो प्रक्रिया है जो इंडिया में है उसको और ज़्यादा क्या बनाना है, रिलायबल बनाना है और उसको एफिशिएंट बनाना है और इसको क्या करना है, आपका बेस्ट प्रैक्टिसेस में लाना है. Therefore, it is anticipated that this institution will contribute significantly to India's efforts at mediation. Only then would India emerge as a key international center for commercial dispute resolution in general and arbitration in particular. तो हिंदुस्तान को एक आर्बिट्रेशन का केंद्र बनाना है जहाँ पर बहुत कम पैसे में लोगों की जो डिस्प्यूट हो वो सॉल्व हो पाए. क्योंकि जब भी कोर्ट के पास जाना होता है आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा. अगर आप बड़े कंपनी हैं तो आप कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, हरीश साल्वे, मुकुल रोहतगी, दुष्यंत दबे, इस तरीके की बड़े बड़े लॉयर को आप हायर करने की कोशिश करेंगे जिनका पर अपीयरेंस 5 लाख, 10 लाख, 11 लाख रुपया होता है. तो ऐसे में अगर आप आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जो आपका जो पॉकेट बर्न होगा, आपका जो एक्सपेंसेस होगा वो कम होगा. तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व. तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि इंडिया की जो आपका आर्बिट्रेशन जो एनवायरनमेंट है इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड एंड मेक कंड्यूसिव फॉर द पीपल. तो ADR क्या होता है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, इसके क्या अलग अलग टाइप्स उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे. इट इज़ अ प्रोसेस फॉर रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द पार्टीज बाय नेगोशिएटिंग एंड डिस्कसिंग ए म्यूचुअली एग्रीएबल रेजोल्यूशन. तो ये कोर्ट के पास बिना जाए अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसको हम लोग म्यूचुअली एग्री करते हैं कि लेट्स रिजॉल्व दिस केस. तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं. अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है ये आर्टिकल 14 के तहत आता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और आर्टिकल 21 के अंडर में भी आता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. ये कॉन्स्टिट्यूशन के फैसेट के अंदर से आता है. डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ADR के बारे में जिक्र तो नहीं है, लेकिन ADR की जो फंक्शन है, उसका जो रोल है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, उसको आप जब देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के 2 आर्टिकल से रिफ्लेक्ट होता है. उसके अलावा भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें क्या है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इसकी बात किया जाता है. तो उस जो पर्टिकुलर आर्टिकल है उससे भी इन्फ्लुएंस ड्रॉ करता है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जहाँ पर बहुत एमिकेबली, बहुत एफिशिएंटली और बहुत क्विकली जो डिस्प्यूट्स हो जो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाता है. सो यू कैन मेंशन दिस इन योर आंसर राइटिंग ऑल्सो दैट इट हैज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इन द प्रोसेस ऑफ लॉ, है ना. तो कई तरीके के ADR हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है. पहली बात तो आता है आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन, ये सब अलग अलग शब्द हैं. हर एक शब्द की जो मायने हैं उसको ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा. इफ़ यू नो द डिफरेंसेस वेल एंड गुड, इफ़ यू डू नॉट नो द डिफरेंसेस तो आप पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यू विल इंटरचेंजेबली यूजिंग द वर्ड्स. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे केसेस में यू माइट lose the weightage of certain argument that you are putting forward. तो arbitration क्या होता है, it is choosing a neutral third party. 2 पार्टी है, ठीक है, दोनों पार्टी के बीच में जो है आप डिस्प्यूट है, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जो न्यूट्रल होना बेहद ज़रूरी है. तो अगर ऐसा आप अपॉइंट कर रहे हैं, ये सबसे पहला काम होता है कि आर्बिट्रेशन में यू नीड टू चूज ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी to hear all sides of the argument and render a legally binding verdict.
आर्बिट्रेशन का गोल क्या होता है? क्विकली और एफोर्डेबली जो है आप एक कंक्लूजन पे पहुँचें, बहुत जल्दी भी, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। और ऑफ कोर्स जब भी हम लोग इस तरीके की डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो वहाँ पर इम्पार्शियलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इम्पार्शियल होना बेहद ज़रूरी है। ये तो हो गया आर्बिट्रेशन, अपॉइंटिंग ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी। कॉन्सिलिएशन क्या होता है? एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी जो होता है, इट असिस्ट द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। तो अगर आप मान लीजिए दो पार्टी हैं, यहाँ पर एक न्यूट्रल पार्टी है, ये क्या करेगा? कुछ ओपिनियन सेकेंड पार्टी को देगा, कुछ ओपिनियन फर्स्ट पार्टी को देगा, कुछ एडवाइसेस देंगे। दोनों पार्टी को जितना ज़रूरत है, उनको जितनी जो ओपिनियन की ज़रूरत है, जो भी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, वो सारे चीज़ें ये प्रोवाइड करेंगे ताकि दे कैन म्यूचुअली एग्री टू ए कंक्लूजन। ए न्यूट्रल थर्ड पार्टी असिस्ट्स द डिस्प्यूटिंग पार्टीज इन रीचिंग ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट। द कंसिलिएटर हेल्प्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में बात करवाते हैं, दोनों के बीच में वाद विवाद होती है, निगोशिएशन होता है। आप थोड़ा कुछ बोले, कुछ मैं बोलूँ, आप कुछ डिमांड करें, कुछ मैं डिमांड करूँ, तो इस तरीके से बात करने के जो माहौल है वो क्रिएट करते हैं कंसिलिएटर। जो दोनों पार्टी होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कंसिलिएटर जो हैं उनकी बातों को माने, नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। इन ए सेंस दैट नेगोशिएशंस कैन बी कैरिड आउट अंटिल द पार्टीज अराइव्ड एट ए म्यूचुअली प्लीजिंग सेटलमेंट। तो अगर वो अपने आप बात कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर कंसिलिएटर की ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। अगर कंसिलिएटर कोई ओपिनियन दे रहा है, ये आपके ऊपर बाउंडिंग भी नहीं है, ठीक है। आप यू आर नॉट लीगली बाउंड टू फॉलो दैट थिंग। तो द प्रोसेस इज हैंडल बाय एन इम्पार्शियल इंडिविजुअल टर्म्ड एज कंसिलिएटर। ये हमने बताया कि इम्पार्शियलिटी इज द मोस्ट फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट। फिर आता है मीडिएशन। आता है मीडिएशन क्या होता है कि ए मीडिएटर हु हेल्प्स पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट communicate and collaborate to reach a voluntary settlement. It is very related to conciliator, but ये कॉन्फ्लिक्ट को, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज होता है उसके बीच में कम्युनिकेट भी करते हैं और दोनों के बीच में जो है आपका कोलैबोरेशन करने की कोशिश करते हैं। और ये लोग क्या करते हैं? दे सेट द कंडीशंस ऑफ द सेटलमेंट टू बी रीच। जो दोनों पार्टी है वो दोनों खुद डिसाइड करते हैं कि क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। जो थर्ड पार्टी होता है वो अपना कोई भी डिसीजन इनके ऊपर थोपते नहीं है, बट इट मेयरली एक्ट्स एज ए फैसिलिटेटर। ये बस देखते हैं, दोनों को सामने बैठा देते हैं, बाकी जो भी आपको करना है करिए, ठीक है। फिर आता है जुडिशियल सेटलमेंट। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विद इन द जुडिशरी इंक्लूडिंग लोक अदालत, जिसको बोलते हैं पीपुल्स कोर्ट, वेयर डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड थ्रू नेगोशिएशन एंड कंसिलिएशन, ऑफ्टन विद इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जजेस। तो जब जुडिशियल सेटलमेंट की बात करते हैं, एडीआर में अगर जुडिशियल सेटलमेंट होगा वहाँ पर जजेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, चाहे वो रिटायर्ड जजेस हो, ठीक है, या फिर सर्विंग जजेस हो, जजेस होता है वहाँ पर। लोक अदालत क्या होता है? जो लोक अदालत की जो सिस्टम है, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम दैट वाज ब्रॉट अबाउट विद द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ऑफ 1987 फॉर एक्सपीडाइटिंग द सिस्टम ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट। इन लोक अदालत डिस्प्यूट्स इन द प्री लिटिगेशन स्टेज कुड बी सेटल्ड एमिकेबली। तो लोक अदालत में क्या होता है कि जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो प्री लिटिगेशन स्टेज में उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकता है। प्री लिटिगेशन मतलब कोर्ट में जाने से पहले क्या होता है, आपका लोक अदालत के सामने बहुत सारे केसेस सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आता है आपका नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या होता है? ये भी अल्टरनेट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक है। एक नॉन बाइंडिंग प्रोसेस होता है जहाँ पर जो पार्टीज होते हैं दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और इसको बात करने में मदद कौन करता है? एक थर्ड पार्टी, और विद द गोल ऑफ रीचिंग ए नेगोशिएटेड रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। ये नेगोशिएशन किस में हो सकता है? बिजनेस रिलेटेड हो सकता है, एनजीओस का हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसीज, कोर्ट रूम्स, बिटवीन नेशंस एंड इन ऑर्डिनरी लाइफ सर्कमस्टेंसेस लाइक मैरिज, डिवोर्स, पेरेंटिंग एट्सेट्रा। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपका अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मामले में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। That shall be all for today's discussion. If you have any doubt, any confusion, any clarity, any observation or any critical observation about this particular session, please put it in the comment box. I'll be more than happy to respond to your queries. Thank you so much. See you in the next video.